हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एक और केस स्टडी करेंगे जो कि है नेट इंटरेस्ट इनकम NII पर बेस्ड है और ये आपका BFM के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 29 में आता है। नेट इंटरेस्ट इनकम उससे रिलेटेड एक केस स्टडी करेंगे, समझेंगे चीज़ों को और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसमें डेटा दिया हुआ है, एक बैंक है XYZ लिमिटेड जिसके फिगर्स दिए हुए हैं, पर्टिकुलर क्या है और कितना अमाउंट है वो करोड़ में दिया हुआ है। जो भी अमाउंट है फ्रेंड्स वो करोड़ में दिया हुआ है। तो देखिए उस बैंक में कैश इन हैंड 1000 करोड़ है, FD 2000 करोड़ की है, करंट डिपॉजिट जो होता है करंट अकाउंट में पैसा है 5000 करोड़ पड़ा है, सेविंग अकाउंट में 3000 करोड़, कॉल मनी 6000 करोड़, कैश क्रेडिट लोन 2000 करोड़ का इन्होंने दिया हुआ है और ओवरड्राफ्ट लोन जो है वो 4000 करोड़ का दिया है। इसके अलावा भी और सारे फिगर्स हैं, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही डेटा दिया हुआ है तो इतने में ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव डेटा। तो ऊपर दिए गए डेटा के आधार पर हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है, लेकिन उसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे फ्रेंड, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। आपको अभी आगे जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो आपको पता चलेगा कि रीप्राइसिंग एसेट और लाइबिलिटी का जिक्र होगा। तो हम ये समझेंगे कि रीप्राइसिंग एसेट और लाइबिलिटी होती क्या है। तो इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू विच इफ बैंक्स अर्निंग गेट्स अफेक्टेड देन सच एसेट्स आर लाइबिलिटीज आर कॉल्ड रीप्राइसिंग एसेट आर लाइबिलिटी। तो अगर इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या घटने से किसी बैंक की अर्निंग पर इफेक्ट पड़े तो ऐसे एसेट या ऐसी लाइबिलिटी को फ्रेंड्स हम रीप्राइसिंग एसेट या लाइबिलिटी कहेंगे। ओके, आइए एक एग्जांपल समझते हैं अगर नहीं समझ में आया है। जैसे मान लीजिए एक FD है कस्टमर की 10 लाख रुपए की। कितने रुपए की है? 10 लाख की एक FD कस्टमर ने बनवाई हुई है और उस पर हम 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऑफर कर रहे हैं तो हम हर साल बैंक कितना पे कर रहे हैं कस्टमर को? 60,000 रुपये ब्याज के तौर पर हम पे कर रहे हैं। लेकिन यदि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से बढ़ करके 8% हो जाए तो अब हम 60,000 ना पे करके साल भर में उसे 80,000 रुपये पे करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट घट करके 5% हो जाए, 6% की जगह 5% होगा, तो 10 लाख रुपए पर 5% 50,000 रुपये उसे पे करना होगा। तो बहुत क्लियर सी बात है कि हम देख रहे हैं कि जो FD है अगर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है तो बैंक की अर्निंग पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स कि नहीं? देखिए, अर्निंग पर कोई इफेक्ट तब ना पड़ता जब हम पहले भी 60,000 रुपये दे रहे होते और इंटरेस्ट रेट बढ़ता या घटता तब भी हम अगर 60,000 रुपये दे रहे होते तो मैं कह देता कि कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इंटरेस्ट रेट के घटने या बढ़ने से बैंक की अर्निंग पर इफेक्ट आ रहा है तो इसलिए हम इसे रीप्राइसिंग लाइबिलिटी कहेंगे। चूंकि फिक्स डिपॉजिट है, FD जो है बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है, इसलिए इसे रीप्राइसिंग लाइबिलिटी कहेंगे। मतलब कहने का इसका प्राइस बदलता रहता है, रीप्राइस होता रहता है। अगर 6% पर FD करेंगे तो अलग प्राइस है, अगर 8% पर करेंगे तो अलग प्राइस है। ओके, तो ऐसे एसेट या ऐसे लाइबिलिटी जिन पर इंटरेस्ट रेट के घटने या बढ़ने का इफेक्ट पड़ता है उन्हें हम रीप्राइसिंग एसेट या लाइबिलिटी कहते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ और नोट कर लीजिए कि पहले अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो बैंक को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये बताइए। पहले बैंक 6% इंटरेस्ट देता था FD पर, अब 8% दे रहा है, तो यहाँ पर बैंक को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले बैंक कस्टमर को सिर्फ 60,000 रुपये साल भर में दे रहा था, अब उसे 20,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। नोटिस कीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन में यूज होगा कि अगर इंटरेस्ट यानी FD पर इंटरेस्ट रेट अगर 1% बढ़ेगा तो हमें जो है लॉस होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? लॉस होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए। जो करंट अकाउंट होता है बैंक का फ्रेंड्स, क्या वो रीप्राइसिंग एसेट है या लाइबिलिटी है, क्या है? तो पहली बात, ये करंट अकाउंट जो होता है वो होती तो लाइबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट में जो पैसा होगा उसे हमें कस्टमर को चुकाना है, इसलिए वो लाइबिलिटी है। लेकिन क्या ये रीप्राइसिंग लाइबिलिटी है या नहीं, तो आइए देख लेते हैं। तो करंट अकाउंट पर क्या बैंक कोई इंटरेस्ट देता है? नहीं देता है, 0% इंटरेस्ट देता है। तो ऐसे में अगर हम इंटरेस्ट देते ही नहीं हैं तो चाहे इंटरेस्ट बढ़े चाहे इंटरेस्ट घटे, उससे करंट अकाउंट के ऊपर हमारी अर्निंग पर, बैंक की अर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए ये एक रीप्राइसिंग लाइबिलिटी नहीं है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि रीप्राइसिंग एसेट या रीप्राइसिंग लाइबिलिटी क्या होती है। अगर आप ऐसा एसेट या ऐसी लाइबिलिटी जिसका प्राइस बदल जाए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेज हो तो उसे हम रीप्राइसिंग एसेट या लाइबिलिटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। FD के केस में हमने देखा कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जब हमने उसे 8% कर दिया तो बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ गया। अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो बैंक को कम के पे करना पड़ गया, है ना? तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक को लॉस होता है, अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो बैंक को प्रॉफिट होता है। किस केस में मैं बात कर रहा हूँ? FD के केस में।
करंट अकाउंट हो गया आपका फ्रेंड्स, इसमें ना हम कोई इंटरेस्ट देते हैं ना कोई इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसलिए इस पर रीप्राइसिंग का कोई इफेक्ट नहीं, मतलब इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं, तो इसे रीप्राइसिंग लायबिलिटी नहीं कह पाएंगे। ओके, तो चलिए इतनी बात हमने क्लियर कर ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, एमंग द डेटा गिवन अबव व्हिच आर रीप्राइसिंग एसेट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो आपको डेटा दिया हुआ है, ये पूरा जो टेबल दे रखी है, इसमें से कौन कौन से रीप्राइसिंग एसेट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एकदम उसी से जुड़ा हुआ, कौन कौन से उसमें से रीप्राइसिंग लायबिलिटी हैं, ये भी हम देखेंगे। व्हाट इज द गैप इन रीप्राइसिंग एसेट लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी के रीप्राइसिंग वाली जो एसेट लायबिलिटी हैं उनमें गैप कितना है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम पर क्या इफेक्ट होगा अगर जो है इंटरेस्ट रेट गोज अब बढ़ जाए 1% से, सभी एसेट या लायबिलिटी पर अगर 1% से बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होगा। अभी क्वेश्चन केवल सुन लीजिए, सॉल्व करेंगे तो समझते चलेंगे। इसी तरीके से 5वां और 6वां हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनको पढ़ें, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक बनेगा नहीं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 भी है यहाँ पर, तो 8 क्वेश्चन हो गए। अब आइए सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने एक ही में सॉल्व कर दिया है। व्हिच अमंग द डाटा गिवन अबव व्हिच आर प्राइसिंग एसेट आर लायबिलिटी, तो जो डेटा दिया हुआ है उनमें से कौन से रीप्राइसिंग एसेट और लायबिलिटी हैं। तो जो डेटा दिया हुआ था फ्रेंड्स, आपको टेबल अगर ध्यान हो तो यही डेटा दिया हुआ था। कैश इन हैंड 1000 करोड़ का, फिक्स डिपॉजिट 2000 करोड़, ये पूरा टेबल वहीं से लिखी हुई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये एसेट है या लायबिलिटी है, और साथ ही साथ ये भी लिखेंगे कि ये रीप्राइसिंग है या नहीं है। तो आइए एक एक को चेक करते चलते हैं और देखते हैं कि एसेट है कि लायबिलिटी है। तो कैश इन हैंड, जो नकदी आपके हाथ में होती है फ्रेंड्स, वो आपका एसेट होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, वो आपका एसेट होती है, लायबिलिटी नहीं है। आपके हाथ में जो पैसा है फ्रेंड्स, वो आपका एसेट है। मेरे पास 50,000 रुपए हैं, तो इसका मतलब वो मेरा एसेट है। ओके, तो एसेट हो गया। पर क्या ये रीप्राइसिंग एसेट है या नहीं, तो देखिए जो कैश इन हैंड होता है ना तो उस पर बैंक कोई इंटरेस्ट देता है और ना ही कोई इंटरेस्ट लेता है, इसलिए ये रीप्राइसिंग एसेट नहीं है। दिस इज नॉट अ रीप्राइसिंग एसेट, दिस इज अ सिंपल एसेट। ओके, क्लियर हो गई बात, ये एक सिंपल एसेट है, यानी परसेंटेज घटने या बढ़ने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो दिस इज नॉट अ रीप्राइसिंग एसेट। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स, बहुत मतलब क्लियर समझिएगा ताकि आप एग्जाम में कैसे स्टडी कर पाएं। एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट आपकी लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बैंक का जो मतलब कस्टमर का जो पैसा है वो बैंक में जमा है, उसे हमें लौटाना है, इसलिए ये लायबिलिटी है। साथ ही साथ अगर एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा तो उसकी वजह से बैंक की इनकम पर असर आएगा, इसलिए ये रीप्राइसिंग लायबिलिटी हो गई। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, हमने रीप्राइसिंग लायबिलिटी क्यों लिखा। करंट डिपॉजिट की बात करें या करंट अकाउंट की हम यहाँ पर बात करें, तो जो आपका करंट अकाउंट होता है फ्रेंड्स, उसमें लायबिलिटी होती है हमारे पास में। क्यों, क्योंकि कस्टमर का जो पैसा है उसे हमें चुकाना है करंट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट हम देते रहे और लेते नहीं है इस पर, इसलिए इसमें रीप्राइसिंग का फंडा फेल हो जाता है। ये रीप्राइसिंग एसेट रीप्राइसिंग लायबिलिटी नहीं है। जैसे कैश इन हैंड रीप्राइसिंग एसेट नहीं है, वैसे ही कैश करंट डिपॉजिट आपका रीप्राइसिंग लायबिलिटी नहीं है। अब बात करेंगे सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है वो भी हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन इस पर इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ता है। अगर बैंक 3% इंटरेस्ट देगा तो 3% के हिसाब से चार्ज लगेगा, अगर 4% देने लगेगा बैंक कस्टमर को तो 4% का चार्ज लगेगा, तो इसलिए बैंक की इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। दैट इज वाई आई हैव रिटन दिस इज रीप्राइसिंग लायबिलिटी। अब अगला बात करेंगे कॉल मनी। कॉल मनी वो पैसा है जो बैंक ने दूसरे बैंक को लोन के तौर पर दे रखा है। तो जो बैंक के लोन होते हैं वो बैंक के एसेट होते हैं। कॉल मनी में भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट घटेगा या बढ़ेगा तो रीप्राइसिंग का भी इफेक्ट होगा। तो कॉल मनी क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी रीप्राइसिंग एसेट होती है। क्यों, क्योंकि कॉल मनी वो पैसा है जो किसी बैंक ने हमसे लोन ले रखा है ना। कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। तो कॉल मनी वो पैसा है जो किसी दूसरे बैंक ने हमसे ले रखा है, तो ये हमारा एक एसेट हो गया। और चूंकि इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट इस पर आएगा, हमारी अर्निंग पर आएगा, इसलिए ये रीप्राइसिंग एसेट हो गया। उसके बाद में सीसीओडी जो अकाउंट होते हैं, तो कैश क्रेडिट लोन, जो सीसी लोन होते हैं वो क्या है, एसेट हैं हमारे। लोन हमारे एसेट होते हैं, क्योंकि कस्टमर को हमने पैसा दिया है और उससे हमें कमाई हो रही है, तो वो एक तरीके से हमारे एसेट हो गए। ओके, तो ये एसेट हो गया हमारा, और ये रीप्राइसिंग भी है। क्यों, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट सीसी या ओडी लोन का इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा तो बैंक की अर्निंग पर इफेक्ट करेगा, इसलिए ये रीप्राइसिंग एसेट हो गया ये भी। और ओवरड्राफ्ट भी रीप्राइसिंग एसेट होता है बैंक का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कहाँ पर एसेट और कहाँ पर लायबिलिटी और कहाँ पर रीप्राइसिंग लिखा है, कहाँ पर नहीं लिखा है। कैश इन हैंड बैंक का एसेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटी है, करंट डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटी है, सेविंग अकाउंट बैंक की लायबिलिटी है, कॉल मनी बैंक का एसेट है। ओके, कैश क्रेडिट लोन या ओवरड्राफ्ट लोन ये बैंक के
एसेट हो गए। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट घटने या बढ़ने से इन पर इफेक्ट आता है, इसलिए हमने यहाँ पर रीप्राइसिंग शब्द यूज कर रखा है। ये रीप्राइसिंग एसेट है। उसके बाद सेविंग अकाउंट आपका रीप्राइसिंग लाइबिलिटी है। करंट डिपॉजिट पर हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए ये हमारी सिंपल लाइबिलिटी, इस पर रीप्राइसिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। एफडी की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी रीप्राइसिंग लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड पर हम ना कोई इंटरेस्ट पाते हैं, ना किसी को कुछ इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए ये हमारा सिंपल एसेट है। दिस इज नॉट ए रीप्राइसिंग एसेट। तो दो चीजें, कैश इन हैंड ध्यान रखना है और करंट अकाउंट का जो पैसा है, करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट है, उनको ध्यान रखना है कि ये जो है हमारे रीप्राइसिंग वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। आप आंसर कर सकते हैं कि कौन सा रीप्राइसिंग एसेट है और कौन सा रीप्राइसिंग लाइबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हाट इज द गैप इन रीप्राइसिंग एसेट एंड लाइबिलिटी। जो रीप्राइसिंग एसेट है और लाइबिलिटी, उनमें गैप कितने का है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एसेट को एक तरफ लिख लेंगे, लाइबिलिटी को एक तरफ लिख लेंगे। तो हमने अभी यहाँ पर देखा था फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो हमारे एसेट थे, अगर ध्यान दीजिए, ये एक एसेट है लेकिन इसको हमें रीप्राइसिंग में लेना नहीं है। तो रीप्राइसिंग एसेट हमारे 3 हो गए, कॉल मनी, सीसी और ओडी, है ना। तो यहाँ पर देखिए वही हमने लिखा हुआ है रीप्राइसिंग एसेट में, कॉल मनी, सीसी एंड ओडी, उसको सारा हमने इकट्ठा लिखा, जितना भी पैसा वहाँ दिया हुआ है वही यहाँ पर लिख लिया है। उसके अंदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, रीप्राइसिंग लाइबिलिटी हमारे पास एफडी है और साथ ही साथ में सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो हमारी रीप्राइसिंग लाइबिलिटी है, तो वो हमने यहाँ पर उठा करके लिख दिया। अब अगर आप जो है इसमें रीप्राइसिंग एसेट को जोड़ेंगे तो कॉल मनी, सीसी, ओडी सारा जोड़ करके 12,000 करोड़ रुपए बन रहे हैं और अगर लाइबिलिटी को जोड़ा जाए तो 5,000 करोड़ रुपए की बन रही है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक के पास 12,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा तो असर आएगा, एसेट हैं हमारे, और 5,000 ऐसी लाइबिलिटी हैं जिन पर एसेट मतलब इंटरेस्ट रेट घटने या बढ़ने का इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, तो ये हो गया। अब एसेट कितना है 12,000, लाइबिलिटी कितनी है 5,000, इसका मतलब बैंक कमा ज़्यादा रहा है और दे कम रहा है। ओके, बैंक क्या कर रहा है 12,000 रुपये कम, 12,000 करोड़ रुपए पर हमें इंटरेस्ट आ रहा है और 5,000 करोड़ रुपए पर हमसे इंटरेस्ट जा रहा है। तो हमारा जो ओवरऑल गैप है वो 12,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ घटाने पर 7,000 करोड़ रुपए आता है। ये पॉजिटिव है क्योंकि एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से। अब अगर मान लीजिए यहाँ उल्टा होता, मान लीजिए आप इसको जोड़ते और यहाँ 5,000 करोड़ रुपए आ जाता और यहाँ पर आपका 12,000 करोड़ रुपए आ जाता। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि एसेट कितना है 5,000 करोड़, लाइबिलिटी कितनी है 12,000 करोड़, तो उस केस में हम कहेंगे यहाँ पर निगेटिव गैप है। क्यों? क्योंकि बैंक कमा कम रहा है और गंवा ज़्यादा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। और कितने का 7,000 करोड़ तब भी आता, 12 में से 5 घटा दे 7,000 करोड़ ही आता, लेकिन निगेटिव गैप कहते हैं क्योंकि लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है। आइडियली बैंक के पास एसेट ज़्यादा होनी चाहिए, कमाई ज़्यादा होनी चाहिए। एसेट आपको कमा के देता है, लाइबिलिटी आपसे पैसे खर्च करवाती है। तो आपको आइडियली क्या होना चाहिए, एसेट ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाट इज द गैप इन रीप्राइसिंग एसेट एंड लाइबिलिटी, तो अब ये अगर आपको शुरुआत में आ जाइए यहाँ पर टेबल में, तो अब बताइए कि जो है रीप्राइसिंग एसेट और लाइबिलिटी में कितने का गैप है। तो देखिए कैश इन हैंड आपका रीप्राइसिंग है नहीं तो छोड़ दीजिए, करंट डिपॉजिट आपका है नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में एफडी आपकी लाइबिलिटी हो गई, सेविंग अकाउंट आपका लाइबिलिटी हो गया, और ये कॉल मनी एसेट है, क्रेडिट सीसी और ओडी आपका एसेट हो गया। तो मतलब कहने का अगर हम इसे जोड़ें इनको तो 6, 2, 8, 4, 12,000 करोड़ रुपए हो गए हमारे एसेट, और लाइबिलिटी को अगर जोड़ें ये 2,000 और 3,000 तो ये 5,000 करोड़ रुपए हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। रीप्राइसिंग वाली ले रहे हैं, 12,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ घटाएंगे तो 7,000 करोड़ रुपए जो निकल करके आता है फ्रेंड्स, वही आपका गैप हो जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका तीसरा क्वेश्चन। आई बिलीव अब आपको कायदे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप बाई 1% फॉर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी। जितने भी एसेट और लाइबिलिटी आपके पास हैं, अगर मान लीजिए उनके लिए इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ जाता है तो नेट इंटरेस्ट इनकम पर क्या इफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम करंट अकाउंट नहीं लेंगे, कैश इन हैंड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमें केवल कितनी चीज़ों में डील करना, इन्हीं इतनी चीज़ों में ही डील करना है, 3 एसेट में और 2 लाइबिलिटी में। मैं क्या कह रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। ये कह रहा है कि अगर जो है 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए सभी एसेट और सभी लाइबिलिटी का, तो ओवरऑल हमारे जो है नेट इंटरेस्ट इनकम पर क्या इफेक्ट आएगा। ओके, तो अभी हमने देखा बैंक का टोटल एसेट कितना है 12,000 करोड़, टोटल लाइबिलिटी कितनी है 5,000 करोड़। रीप्राइसिंग वाली ही ले रहे हैं क्योंकि बाकी कोई काम की है नहीं, है ना। देखिए टोटल एसेट कितना है 12,000 करोड़, अभी हमने तीसरे नंबर सवाल में सॉल्व किया, और कितनी लाइबिलिटी 5,000 करोड़, वो हमने तीसरे नंबर सवाल में देखा हुआ, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए टोटल एसेट 12,000 करोड़, टोटल लाइबिलिटी 5,000 करोड़। थोड़ा सा यहाँ पर
मतलब हल्का सा लॉजिक लगा के चलना है। लॉजिक लगा कैसे? देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ गया एसेट में भी और लाइबिलिटी में भी। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा है तो 12,000 करोड़ रुपए जो आपका एसेट है, एसेट क्या करता है फ्रेंड? एसेट आपको अर्न करके देता है। 12,000 करोड़ रुपए जो हैं इस पर अगर 1% इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना? जैसे मान लीजिए कोई लोन आपने दिया है, ओके? पहले लोन पर मान लीजिए आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ओके? और अब 1% बढ़ गया तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो पहले जो कस्टमर 100 रुपए आपको देता था 10% में, वो अब जो है आपको 110 रुपए देगा, क्योंकि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। यानी बैंक की अर्निंग 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो गई है। यानी हमारा यहाँ प्लस हुआ है। देखिए समझिए इस बात को, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा जिसकी वजह से बैंक की अर्निंग 120 करोड़ रुपए, 12,000 का 1% निकालेंगे 120 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो बैंक को 120 करोड़ रुपए की कमाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोन पर हमने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, तो ऑब्वियसली हमारी कमाई बढ़ गई। पहले कस्टमर 100 रुपए देता था, अब 110 रुपए दे रहा है या 101 रुपए दे रहा है, तो हमारी कमाई बढ़ गई। टोटल लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास लायबिलिटी क्या होती हैं? मान लीजिए एफडी का एग्जांपल दिमाग में रखिए कि हमारी जो एफडी है 5,000 करोड़ की एफडी थी, ठीक है? अब उस पर 1% ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो पहले अगर आप 500 रुपए देते थे, तो अब आप उसको 501 रुपए देंगे एग्जांपल के लिए, या 100 रुपए पहले देते थे, तो अब आप उसको 101 रुपए देंगे। तो अब आपको घाटा हुआ कि नहीं हुआ? आप समझिए इस बात को यहाँ पर। यहाँ माइनस क्यों लगा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा-सा लॉजिक लड़ाइए। आपके पास 5,000 करोड़ रुपए की जो एफडी है, उस पर 1% इंटरेस्ट बढ़ गया। तो पहले आप कस्टमर को मान लीजिए जो है 10% इंटरेस्ट देते थे एफडी पर, अब आप उसको 11% अगर इंटरेस्ट देंगे एफडी पर, तो हमें लॉस हुआ ना, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा पाएगा। पहले कस्टमर 10 रुपए पाता था, अब कस्टमर 11 रुपए पा रहा है। इसका मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? हमें लॉस हो गया, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो वही वजह है हमने यहाँ माइनस लगाया हुआ है। हमें 50 करोड़ का लॉस होने लगा। क्यों? क्योंकि हम एफडी पर 1% ज़्यादा इंटरेस्ट यानी 5,000 करोड़ का 1% यानी 50 करोड़ रुपए हम ज़्यादा दे रहे हैं कस्टमर को। इसलिए बैंक को लॉस है और लॉस को माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें एसेट पर 1% बढ़ने की वजह से 120 करोड़ रुपए की कमाई हुई और लायबिलिटी पर 1% बढ़ने की वजह से 50 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसलिए ओवरऑल हमारा 70 करोड़ रुपए का मतलब इनकम में बढ़ोतरी हुई। तो मतलब अगर इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% बढ़ेगा तो बैंक को ओवरऑल केवल 70 करोड़ रुपए का ही फायदा हो रहा है। जबकि ऐसे देखो तो 12,000 करोड़ का एसेट है, 120 करोड़ का फायदा होना चाहिए, लेकिन चूंकि लायबिलिटी भी हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है कस्टमर को, इसलिए वहां पर 50 करोड़ का लॉस हुआ और कुल मिलाकर के हम बैंक मतलब कस्टमर को सिर्फ मतलब बैंक को 70 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम उसका इंक्रीज हो जाएगा। 70 करोड़ रुपए कितना बढ़ेगा? 70 करोड़ रुपए। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बात समझाई है प्लस और माइनस वाली, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर ये सब मतलब सारे क्वेश्चन ये चौथा नंबर या इसके नीचे के जितने भी सवाल हैं आपसे सॉल्व नहीं होंगे। फिर से समझ लीजिए, 12,000 करोड़ रुपए आपका एसेट है। एसेट का मतलब हुआ लोन। लोन पे 1% ज़्यादा मिलने लगा, यानी कस्टमर हमें ज़्यादा देगा, हमें फ़ायदा हुआ, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। और उसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए की जो एफडी थी उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया 1%। 1% इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब हुआ कि हमें 1% इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब हुआ कि अब हमें कस्टमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एफडी के अगेंस्ट, जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर उसको हम ज़्यादा देंगे तो हमें लॉस होगा, इसलिए माइनस लगा दिया। और 120 प्लस 120 और माइनस 50 अगर आप करोगे तो 70 करोड़ रुपए का ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है बैंक को। नेट इंटरेस्ट इनकम उसकी बढ़ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड। सेम उसी पैटर्न पर है, बस इस बार क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3% घट गया है। ओके, पिछली बार क्या हुआ था 1% बढ़ गया था, इस क्वेश्चन में क्या हुआ 3% घट गया है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम इफ इंटरेस्ट रेट गोज डाउन बाय 3% फॉर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी। सभी एसेट और लायबिलिटी पर यदि इंटरेस्ट रेट 3% घट जाता है तो देखिए फिर से टोटल एसेट हमारा 12,000 करोड़, टोटल लायबिलिटी 5,000 करोड़। कहाँ से आया है ये मैंने आपको बता रखा है, रिप्राइसिंग वाला ही लिया है हमने ना, रिप्राइसिंग वाला ही लिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए इसमें रिप्राइसिंग वाला ही एसेट और लायबिलिटी ले रहे हैं। क्यों हम ले रहे हैं रिप्राइसिंग वाला? हम करंट अकाउंट और कैश इन हैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उस पर जो है इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इंटरेस्ट रेट कुछ भी रहे, करंट अकाउंट में उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, इसीलिए हमने उसे 12,000 करोड़ और 5,000 करोड़ लिया हुआ है। अब 3% इंटरेस्ट घट गया है, तो अब इसको थोड़ा सा लॉजिक लड़ाइए, प्लस लेंगे कि माइनस। 12,000 करोड़ रुपए का लोन आपने बांटा था, 3% का इंटरेस्ट रेट घट गया है, 3% कम आना शुरू हो गया, तो 12,000 करोड़ का अगर 3% निकालेंगे तो आपको 360 करोड़ आएगा। 360 करोड़ का फायदा हुआ आपको या नुकसान हुआ? सिंपल सी बात बताइए।
12,000, ये 12,000 जो रुपए थे या करोड़ रुपए थे, 12,000 रुपए पर अगर 3% का लॉस होने लगा आपको इंटरेस्ट में, तो इसका मतलब आपको नुकसान होने लगा, घाटा हो रहा है भाई। पहले कस्टमर 100 रुपए देता था, अब वो 97 रुपए ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर -360 करोड़ लिखा है। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद में देखिए 5,000 करोड़ की जो एफडी थी, उस पर आपने 3% कम इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया कस्टमर को। यानी पहले मान लीजिए 100 रुपए इंटरेस्ट देते थे, अब आप उसको 97 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो बैंक के लिए ये फ़ायदा हुआ या नुकसान? बैंक को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाएँगे। देखिए 5,000 करोड़ का अगर 3% निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 150, ठीक है? 150 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ बैंक को या नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब हम 3% कम ब्याज दे रहे हैं कस्टमर को। हमारी जेब से 3% कम जा रहा है, इसलिए ये हमें फ़ायदा है। इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस 150 करोड़ लिख दिया। अब इसको जो है माइनस 360 और प्लस 150 आप करेंगे तो माइनस 200 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसका घट जाएगा। अगर मतलब ओवरऑल सोचिए, अगर इंटरेस्ट रेट जो है 3% घटता है, तो बैंक को 210 करोड़ रुपए का ओवरऑल लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 210 करोड़ रुपए का। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था? 70 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो रहा था ओवरऑल, जब इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ रहा था। क्लियर हो गई बात? ये मैंने आपको समझाया कि लॉजिक क्या है प्लस और माइनस लेने का, क्योंकि लोन पर 3% कम इंटरेस्ट मिलने लगा, यानी हमारी जेब में कम पैसा आना शुरू हुआ, इसलिए हमें लॉस हो रहा है। उसके अंदर 3% जो है कम इंटरेस्ट हमने देना शुरू किया, यानी हमारी जेब से कम पैसा जाना शुरू हुआ, इसलिए हमें प्रॉफ़िट हो रहा है। यानी एफडी पर हमें प्रॉफ़िट हो रहा है और लोन पर हमें घाटा हो रहा है, इसलिए प्लस माइनस कर दिया हमने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में क्या डिफरेंस है? 4 और 5 में क्या था? सभी एसेट और लायबिलिटी पर एक समान इंटरेस्ट रेट घट या बढ़ रहा था। यहाँ पर लिखा था कि सभी एसेट लायबिलिटी पर 3% ही घट रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हैं या 8 हैं, वो ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम इफ इंटरेस्ट रेट फॉल बाई 1% फॉर कॉल मनी, कॉल मनी के लिए 1% घट जाए, एफडी के लिए 2% घट जाए, सीसी और ओडी लोन के लिए 0.5% घट जाए और सेविंग अकाउंट के लिए 0.4% यदि घट जाए, तो ओवरऑल जो है नेट इंटरेस्ट इनकम पर क्या इफेक्ट आएगा। ओके, तो अब देखिए सवाल हमें क्लियर हो गया है। तो हम सबसे पहले एसेट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर लायबिलिटी के लिए करेंगे। एसेट हमारे कौन कौन से हैं? कॉल मनी, सीसी और ओडी हमने लिख लिया। कॉल मनी लिख ली, सीसी लिख लिया, ओडी उनके अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं वो हमने लिख लिया। उसके बाद में चेंजेज, देखिए कॉल मनी में कहा गया है कि 1% घट गया, इसलिए हमने 1% लिख दिया। उसके बाद में सीसी और ओडी पर एक साथ बताया गया है कि 0.5% की घटत हुई है, तो 0.5 लिख दिया। चूंकि यहाँ पर कहा गया ना इंटरेस्ट फॉल भाई, सभी के लिए घट रहा है इंटरेस्ट, यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी के लिए घट रहा है, तो हमने ये उठा करके यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में अब हम कैलकुलेशन करेंगे। 6,000 करोड़ रुपए का 1% निकाल दीजिए, 60 आएगा। 2,000 करोड़ का 0.5% निकालेंगे, 10 आएगा। 4,000 करोड़ का 0.5% निकालेंगे, 20 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में प्लस या माइनस सवाल ये है, तो देखिए 6,000 करोड़ रुपए जो आपका लोन था, उस पे 1% कम ब्याज आना शुरू हो गया, इसका मतलब लॉस है। लॉस है मतलब माइनस हो गया। इसी तरीके से आपके सीसी और ओडी में भी आपने 0.5% लोन मतलब जो है इंटरेस्ट घटा दिया, तो अब आपको पैसा कम मिलना शुरू हो गया, यानी लॉस है, यानी माइनस हो गया, इसलिए ये सारे माइनस हो गए। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ये सारे माइनस क्यों हो गए? अब इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका 90 करोड़ रुपए आ जाएगा, यानी पहले से हमें 90 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। किस पर? जो हमने लोन दे रखा है। लायबिलिटी की बात करें तो एफडी और सेविंग अकाउंट में 2,000-3,000 करोड़ दिया ही था सवाल में। चेंजेस क्या आए हैं? -2% और -0.4%। ये देख लीजिए, एफडी में लिखा हुआ है कि एफडी पर 2% की घटत हुई है और सेविंग अकाउंट पर 0.4% की घटत हुई है। तो वही यहाँ पर लिखा है, एफडी पर 2% की घटत और सेविंग अकाउंट पर 0.4% की घटत हुई है। अब 2,000 का 2% निकाल दीजिए, 40 आ जाएगा। 3,000 का 0.4% कैलकुलेटर से निकाल दीजिए, 12 आ जाएगा आपको उठ करके, ठीक है? तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यह है कि प्लस या माइनस। अब देखिए एफडी थी, उस पर 2% ब्याज देना कम कर दिया हमने। पहले 100 रुपए देते थे, अब 98 रुपीज़ दे रहे हैं, यानी हमारे पास फ़ायदा हुआ हमको। एफडी पर हम 100 रुपए देते थे, अब 98 रुपए दे रहे हैं, तो हमें फ़ायदा हुआ भाई, हमारा खर्चा घट गया। तो फ़ायदा हुआ, इसलिए प्रॉफ़िट हो गया, इसलिए प्लस लगा दिया हमने। यहाँ पर भी प्लस और सेविंग अकाउंट पर भी हम पहले से कम ब्याज दे रहे हैं, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमारा 52 करोड़ रुपए का हमको फ़ायदा हुआ। 90 करोड़ रुपए का हमको लॉस हुआ और 52 करोड़ रुपए का हमको फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 38 करोड़ रुपए का घटत हुई है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम विल बी डिक्रीज्ड बाई 38 करोड़। तो ओवरऑल अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वो 38 करोड़ से घट रही है। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स? इसमें कोई अब रॉकेट साइंस नहीं है।
जो आपने अगर कॉन्सेप्ट बेसिक समझ लिया है तो क्वेश्चन कैसे भी बनते जाएं उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाई 0.2% फॉर कॉल मनी। मतलब पिछले सवाल में क्या था, सारे इंटरेस्ट घटे थे, इस सवाल में सारे इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। कॉल मनी के लिए इतना बढ़ा, एफडी के लिए इतना बढ़ा, सीसीओडी के लिए इतना बढ़ा और सेविंग अकाउंट के लिए इतना बढ़ा। आई बिलीव कि अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले एसेट पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर लायबिलिटी पर कर लेते हैं ताकि हमें गड़बड़ ना हो। एसेट कॉल मनी हो गई, सीसी और ओडी हो गया आपका, उनकी जितना वैल्यू दे रखी वो दे लिख लिया। उसके बाद में देखिए कॉल मनी पर कितना बढ़ा है 0.2%, वो हमने लिख दिया। उसके बाद में सीसी और ओडी पर दिया हुआ है 1% की बढ़ोतरी हो रही है तो 1% हमने उठा करके लिख दिया। ओके, अब उसके बाद में 6000 का 0.2% कैलकुलेट कर दीजिए, 2000 का 1% और 4000 का 1%, ये सारा कुछ ये मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। 4000 का 1% यहाँ पर 40 होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो है ये मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन, यहाँ पर ये 40 होगा। ओके, तो 40 होगा, तो अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 52 की जगह पे 72 करोड़ रुपए हो जाएगा प्लस में। ओके, अब सवाल ये है कि यहाँ पर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो वो उस बात का जवाब आप थोड़े से लॉजिक से देख लीजिए कि पहले हम जो हमने लोन दे रखा था सीसी 2000 करोड़ की, उस पर 1% ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। इसका मतलब हमको इनकम बढ़ गई हमारी, तो 20 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये सारे प्लस रहेंगे, सारे प्लस उसी लॉजिक के तहत रहेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में लायबिलिटी साइड में एफडी और सेविंग अकाउंट पर, एफडी पर 0.5 का और सेविंग अकाउंट पर 2% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफडी पर 0.5 की है और सेविंग अकाउंट पर 2% की बढ़ोतरी हुई है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 2000 का 0.5 निकाल लीजिए, 3000 का 2% निकाल दीजिए, तो आपको ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 60। ठीक है, अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो चीज़ देखनी है। तो देखिए सेविंग अकाउंट पर पहले 3000 करोड़ रुपए और जितना इंटरेस्ट देते थे उससे 2% अब ज़्यादा देना पड़ रहा है बैंक को। तो ज़्यादा देना यानी पहले 100 रुपये बैंक देता था, अब 102 रुपये दे रहा है। इसका मतलब बैंक को घाटा हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है। अब इसको आप जोड़ोगे तो 60 और 10 70 हो जाएगा, और वहाँ पर कितना आया था +72 आया हुआ था, +72 आया हुआ था। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर +72 और -70 आपका +2 करोड़ आएगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 2 करोड़ से बढ़ जाएगी, इट विल बी इंक्रीज बाई 2 करोड़। ओके, क्लियर हो गया फ्रेंड्स ये सवाल। ओके, आई बिलीव कि ये आपको सवाल नंबर 7 भी समझ में आ गया, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, एक बार समझ गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आया है। इसमें क्या है, पिछले सवाल में क्या था, सब पर या तो बढ़ रहा था या तो सब पर घट रहा था, इस बार घटत बढ़त बढ़त घटत सब कुछ चला हुआ है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेज एज बिलो। अगर इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, कॉल मनी पर 0.5% बढ़ गया, एफडी पर 1% घट गया, सीसी और ओडी पर 0.4% घट गया और सेविंग अकाउंट पर 0.8% बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है, आपके लिए छोड़ दिया है। वैल्यूज लिख दी हैं, कॉल मनी के लिए 0.05% की बढ़त है, सीसी और ओडी अकाउंट में -0.04 की घटत है ना, ये माइनस ही रहेगा। देखिए डिक्रीज बाय दिस सीसी एंड ओडी, तो यहाँ माइनस ही कर लीजिएगा। ओके, यहाँ माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद में इसी तरीके से एफडी में 1% की घटत है और सेविंग अकाउंट में 0.8% की बढ़त है। इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा यही आंसर आपका आता है या डिफरेंट आंसर आता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं करवाया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बस अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिखनी है और प्लस रहेगा कि माइनस, वो लॉजिक लगाना है। बस 2 मिनट के अंदर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये अच्छी केस स्टडी थी, डिफिकल्ट भी थी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।